हेलो स्टूडेंट, मैं कैनवास्कर। सॉरी स्टूडेंट, कुछ दिनों से एक्चुअली मेरा तबीयत खराब था, सही नहीं था, तो इसके कारण हमने कुछ लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए हैं। और हम ट्राई करेंगे कि इस जुलाई में जो भी हमारा बैकअप छूट गया है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आने वाले जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो बहुत ही फंटास्टिक होने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ ना कि स्कूल बेसिस पे ही स्टडी करेंगे, हम लोग एनटीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी साथ में देखते चलेंगे। जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, चाहे हमारा 9 का हो, 8 का हो, जिसका भी हो, जैसे जैसे हमारा कंप्लीट होते जाएगा हम यही ट्राई करेंगे कि एनटीएससी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए प्रीवियस के उसको भी साइड में कंप्लीट करते चलें। लेकिन सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे वो है हमारा कॉन्सेप्ट। जितना अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले हमारा लेक्चर और भी अच्छे होने वाले हैं, तो कृपया करके अपडेटेड रहिए और जितना से जितना हो सके देखते रहिए, ताकि जितना हमें अच्छा बेसिक होगा उतना हमें आगे जो भी प्रॉब्लम्स बनाएंगे उसमें हमें टाइम कम लगेगा, वहां पे हमारा टाइम बचेगा, वहां पे हमें टाइम मैनेजमेंट करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब देखिए, एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग के माइंड में बैठ गया है नहीं ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है, ये 10th बेसिस पे एनटीएससी है तो इसका लेवल थोड़ा हार्ड होगा, या एसएससी है, रेलवे जो भी है उसका लेवल थोड़ा हार्ड होगा, हम लोग पहले से दिमाग में बैठा चुके हैं। बट एक्चुअल होता ऐसा नहीं है। जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं वो 10th के बेसिस पे हैं, तो 10th तक ही लिमिट से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा घुमा के पूछता है, उसी को हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, इतने अच्छे से हम कॉन्सेप्ट समझते चल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्यों नहीं बनेंगे, उसी पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का मोटो यही रहेगा कि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ते चलें, और जैसे जैसे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा साथ में हम लोग प्रॉब्लम्स भी करते चलेंगे, और जैसे जैसे हमारा मॉड्यूल का प्रॉब्लम होते जाएगा फिर हम लोग लास्ट में एनटीएससी का प्रॉब्लम करेंगे। और जितने भी आपको स्कूल बेसिस पे एग्जाम्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ए टू जेड पे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आइए देखते हैं जा रहे हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, जो कि क्लास 9 का है। हमने एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें सिर्फ हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया है, बट ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग काफी चीज सीखेंगे अभी। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बताता है कि सपोज करते हैं कि कोई भी दो हमारे पास बॉडी है ना, कोई भी दो पार्टिकल है, ये है हमारा ए और दूसरा है हमारा बी। तो और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा डी। पार्टिकल ए का हम सपोज करते हैं कि मास है हमारा m1, या पार्टिकल 2 का हम मान रहे हैं m2। ये हमें यही बताता है कि जो फोर्स होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के प्रोडक्ट के। दैट मीन्स अगर तो दोनों बॉडी के मासेस में इंक्रीज होगा, है ना, दोनों बॉडी का मास अगर बढ़ता है तो फोर्स भी हमारा बढ़ेगा, और दोनों बॉडी का मास अगर घटेगा तो फोर्स भी हमारे यहाँ पे डिक्रीज होगा। दैट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बताता है कि जो फोर्स होगा दोनों बॉडी के बीच वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा दोनों बॉडी के मासेस का, ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। सपोज करते हैं ये डिस्टेंस d ना मान के हम r ले रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है r है, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
और जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल टू आएगा, तो यहां पे हो जाएगा हमारा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा हो जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां पे जो कैपिटल जी है हमारा, कैपिटल जी, वो है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए यहां से एक चीज और हम बता सकते हैं। सबसे पहले तो इसको एक बार और देख लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बताता है कि अगर कोई भी दो बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरे का m2 है, और ये दोनों के बीच या दोनों को हम सेपरेट कर दें r डिस्टेंस से, तो जो फोर्स लगेगा, हमें चेक करना है कि फोर्स क्या है यहाँ पे। तो जो फोर्स होगा वो दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कि है यहाँ पे r, उसके स्क्वायर का, जो कि यहाँ पे 1/r स्क्वायर। अब चूंकि ये भी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और f यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर का, तो हम यहाँ बता सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आता है जो कि हमारा g है। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी हमारा क्या आ गया? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। सपोज करते हैं कि देखिए एक चीज और आपको याद रखना है कि जो हमारा कैपिटल जी का वैल्यू होता है, कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है एसआई यूनिट में, यानी इन एसआई यूनिट, वो होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और यही अगर हम सीजीएस यूनिट में लिखते हैं, इन सीजीएस यूनिट, यही हो जाता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन मीटर स्क्वायर है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर है तो यहां पे हो जाएगा पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूलाज है जो हमें बार बार याद रखनी ही है कि कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है एसआई यूनिट में, वो होता है हमारा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट में 6.67 × 10⁻8 न्यूटन मीटर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अभी कुछ और हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। ठीक है, दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, और दोनों को सेपरेट किया गया है 1 मीटर डिस्टेंस से। ठीक है, अब यहां पे हमको निकालना है दोनों मासेस, m1 का जो मास है वो है 1 kg, m2 का भी मास है हमारा 1 kg। तो यहां पे हम बता सकते हैं कि जो हमारा फोर्स अभी जस्ट हम लोग निकाले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाले कि F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी m1 भी 1 kg है, m2 भी 1 kg है, r स्क्वायर भी क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, तो यहां से हम बता सकते हैं क्या कि जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा कैपिटल जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्स होगा वो हमारा कैपिटल जी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ वर्सेस ग्रेविटेशन। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ वर्सेस ग्रेविटेशन का क्या मतलब है? देखिए न्यूटन थर्ड लॉ में यही बता रहा था ना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या
कि कोई भी चीज पे अगर जितना हम फोर्स लगाते हैं, सपोज करते हैं कि ये दीवार में हम बहुत स्पीड से इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसको बहुत स्पीड से हम बिट करते हैं, स्लैप करते हैं, तो जितना दीवार में वाइब्रेशन होगा उतना ही हमारे हैंड में भी वाइब्रेशन होगा, यानी जितना दीवार को पेन होगा उतना ही हमारे हैंड को भी पेन होगा। बस फर्क इतना है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको फील नहीं होगा, और हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स है, हम लोग को बहुत ज्यादा फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग क्या जानते हैं, ग्रेविटेशन मतलब क्या जानते हैं, कोई भी चीज जो है अर्थ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। दूसरी चीज, कुछ चीजें आपको सबसे पहले तो नोट कर लेनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी दो बॉडी के बीच अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, हाँ, तो हम लोग हमेशा बॉडी के सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो हमेशा चाहता है कोई चीज को अट्रैक्ट करे। उसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी लोचा है, वो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ में। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताया था, वो हम लोग देख चुके हैं। ग्रेविटेशन में और न्यूटन थर्ड लॉ में क्या रिलेशन है, देखिए यही है कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि सपोज करते हैं कि ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो हमेशा वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स, फोर्स होता क्या है, फोर्स इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन मास। अब देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं कि जैसे देखिए सपोज करते हैं कि एक स्टोन है हमारा, हाँ, तो स्टोन है या फिर हमारा एक मार्कर है, तो जैसे ही हम ड्रॉप करते हैं ऊपर से, जैसे ही हम ड्रॉप करते हैं तो हमेशा क्या आता है, नीचे आता है। क्यों आता है भाई, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे मास हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा घटेगा, और मास जैसे जैसे यहाँ पे घटेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा। कैसे, आइए और अच्छे समझते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन को एज्यूम कर रहे हैं कि a इक्वल टू क्या हमारा F/m। ठीक है, सपोज करते हैं कि कोई बॉडी का मास, कोई बॉडी है, फोर्स कितना लग रहा है 6 न्यूटन और मास उसका है 3 kg। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, वही A1 हम अज्यूम करें, और A2 हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स अपॉन मास है। किसी का फोर्स सपोज करते हैं कि 15 है, सॉरी 6 है, और मास भी इसका क्या है 6 kg है, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोनों में एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा एक्चुअली जो है मास कम है ना, तो मास कम है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, मास कम है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कम है। मास जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं एक्सेलरेशन वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, फिर से समझिए, यहां पे क्या है हमारा कि मास कम है, मास कम है तो एक्सेलरेशन हमारा बढ़ रहा है, और मास जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमारा घट रहा है। और ये तो हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर का वैल्यू जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो इधर वाला पार्ट क्या होगा, कम होना चालू कर देगा, और इधर वाला अगर कम कर देते हैं कम तो इधर वाला हमारा ज्यादा होगा। तो बेसिकली यही रिलेशन था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में और ग्रेविटेशन में। एक इसी पे बहुत ही बेहतरीन आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यही है कि सपोज करते हैं कि दो बॉडीज हैं हमारा, एक बॉडी A है जिसका मास m है, और दूसरा बॉडी हमारा है B जिसका मास है हमारा 2m।
कि दो बॉडी के बीच में एक स्मॉल पार्टिकल को हम रखते हैं, है ना, तो क्या इस स्मॉल पार्टिकल का नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा ए और बी के कारण? देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर सपोज करके चलते हैं कि एक बॉडी हमारा ए है जिसका मास m है और दूसरा बॉडी हमारा b है जिसका मास 2m है, और दोनों बॉडी को सेपरेट किया गया है d से, d डिस्टेंस है, तो जो स्मॉल पार्टिकल है उसको हम कहां पे रखें बीच में कि जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमारा a के कारण और b के कारण वो 0 हो? तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो एक चीज समझिए, अगर ये टोटल हमारा d है, ठीक है, तो यहां से यहां तक को अगर हम सपोज करते हैं x मान लेते हैं, तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा d माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए हमें फोर्स देखना है, ठीक है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू a के कारण हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास, अच्छा एक मिनट, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशन में। तो यहां से एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैपिटल जी तो कैपिटल जी हो जाएगा, लेकिन m1 एक काम कर लेते हैं, यहां पे हम m1 दिक्कत कर रहा है, इसको m3 ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल को हम m3 ले लेते हैं। तो m1 हमारा क्या है? स्मॉल m, m2 हमारा क्या है? m3 अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? x स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड देखिए, फिर अब हम देख रहे हैं फोर्स ऑन m3 ड्यू टू b, b के कारण हम लोग देख रहे हैं। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल जी, m1 क्या है? m3, m2 क्या है? 2m अपॉन r, अच्छा एक मिनट, r स्क्वायर, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से एक चीज हम लोग बता सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कैपिटल जी m डॉट m3 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी m3 डॉट 2m अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर। कैपिटल जी कैंसिल, m3 कैंसिल और m कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? d माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर, ठीक है। d माइनस एक्स अगर हमको निकालना है तो ये हमारा आ जाएगा, स्क्वायर जैसे ही हटता है तो इधर आ जाता है रूट, तो रूट 2x स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या? x रूट 2, बात बराबर है। दूसरी चीज कि जैसे ही स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा हमारा, यानी प्लस माइनस x रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस x रूट 2। अब देखिए यहां तक देखिए, अब हमारा क्या रिजल्ट है? d माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2x, x वाले टर्म को एक तरफ, तो d इक्वल टू क्या आ गया? x उधर जाएगा तो x प्लस माइनस रूट 2x, दोनों में से x कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस रूट 2d। यहां से हम बता सकते हैं क्या कि जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या है? d अपॉन 1 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। दूसरी चीज, लेकिन x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, x कांट बी नेगेटिव। क्यों? देखिए रूट 2 का वैल्यू क्या होता है? रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, यहां पे अगर हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू d अपॉन 1 माइनस ले लेते हैं रूट 2 यानी 1.414, तो d अपॉन हमारा क्या आ जाएगा? माइनस 0.414 ना, कभी ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, तो ये गलत हो गया हमारा सरासर।
यहां से हमारा निगेटिव नहीं होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या आ जाएगा d/1 प्लस √2। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं, यहां से x निकाल लिए जो कि हमारा क्या है d/1 प्लस √2, यहां पे पुट कर देंगे तो ये भी हमारा निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज का लेक्चर में हम लोग बहुत देख चुके हैं ग्रेविटेशन के ऊपर। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, जमदार प्रॉब्लम करेंगे, एकदम जबरदस्त अच्छे लेवल का एनटीएससी से लेके बेसिक स्कूल बेस्ड पे हम लोग भी देखेंगे कि स्कूल वगैरह में छोटा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि हमको भी फोर्स का भी अपलोड करना है, बोल रहे हैं कि ड्यू टू सम इशू हम इधर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, वरना फोर्स का जो भी आपका प्रॉब्लम्स वगैरह का था वो सारा हम अपलोड कर देते। बट अब धीरे धीरे हम लोग A to Z पे आएंगे, A to Z करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो काइंडली यही रिक्वेस्ट है कि जिनको भी ग्रेविटेशन में डाउट है वो इसको बहुत अच्छे से देखें। हर एक चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट वाइज भी समझेंगे। ठीक है, और जितना जितना उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों।